नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नीति, प्रगति, नागरिक और विधायिका की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि नागालैंड में 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधानमंडलों को जनमत को नीति में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। विधानमंडलों का दायित्व मात्र कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें लोगों की आकांक्षाओं और सरोकारों का क्रियान्वयन योग्य नीतियों का रूप भी देना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापक विकास केवल सक्रिय जन भागीदारी से ही संभव है और कहा कि सच्ची प्रगति तब होती है जब नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष ढंग से शामिल होते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीति निर्माण में नागरिकों की आवाज़ सार्थक रूप से प्रतिबिंबित हो। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे नीति, प्रगति, नागरिक और परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधायिका की। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी से। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने नागरिकों की जन भागीदारी में क्या कुछ खास कहा इस मुद्दे पर। जब नीतियां बेहतर होगी, कार्य योजना बेहतर होगी, तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास और प्रगति भी होगी। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर पूर्व राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है, अगर विकसित भारत बनाना है, पूरे देश का समावेशी विकास करना है, तो हमें उत्तर पूर्व राज्य को विकास के सबसे पहले रखकर जो विकास में कहीं पीछे रह गए हैं उनको आगे लाना होगा। आज हरवंश जी ने बताया कि किस तरीके से उत्तर पूर्व राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, रोड कनेक्टिविटी के रूप में, एयर कनेक्टिविटी के रूप में, रेल कनेक्टिविटी के रूप में, डिजिटल कनेक्टिविटी के रूप में लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हरवंश जी का बहुत लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर एक पत्रकार के रूप में भी आना हुआ और इसलिए उनका मानना है कि विकास की संभावनाएं बहुत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि पूर्वोत्तर विधानसभाएं कागज रहित हो गई हैं और उनकी कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। जाहिर सी बात है, मुद्दा पूर्वोत्तर के विकास का है और विधानमंडलों की भूमिका का है, नीति का है, प्रगति का है और नागरिकों की भागीदारी का है। चर्चा हम इस पर करेंगे और शुरुआत में राकेश सिन्हा जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा नीति, नागरिक और प्रगति से जुड़ा है, विधानमंडलों की भूमिका से जुड़ा है। विधानमंडलों की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन तीनों मुद्दों पर? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आज ओम बिरला जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। यद्यपि इस पर चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन जिस संदर्भ में, दुनिया के संदर्भ में आज उन्होंने बात कही है, इससे महत्व बढ़ जाता है कि जन भागीदारी लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। साधारणतः यह मानकर चला जाता है कि चुनाव के बाद जो राजनेता विधानमंडलों में आते हैं या संसद में पहुंचते हैं, वे अपने आप में स्वायत्त हो जाते हैं नीति निर्माण करने के लिए। ओम बिरला जी ने यहाँ दो महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है। पहली बात कि जन आकांक्षाएं, ये एक डायनामिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया, जन आकांक्षाएं स्थिर नहीं रहती हैं। तो विधानमंडल और संसद के लोग उन गतिशील जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें। इसका तात्पर्य है कि सांसद और विधायक, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोर होता है कि आप अपने क्षेत्र की जनता के मन को टटोलें और मन के साथ जुड़कर हैं, उस जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि नीति निर्माण जब होता है तो साधारणतः नीति निर्माण एक लोकतंत्र में एकाधिकार होता है विधानमंडलों का, संसद का। उस एकाधिकार में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है।
लेकिन चूंकि जनतंत्र में जनता के द्वारा सरकार बनती है, इसलिए उस नीति निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जनता के बीच जाना, यानी उस विषय को ले जाना, विषय पर जनता की राय जानना, उनकी आकांक्षाओं को जानना, यह इसका एक लाभ मनोज जी होता है। लाभ यह होता है कि जब किसी नीति निर्माण में लोक भागीदारी होती है तो उसको हम कहते हैं एक डेमोक्रेटिक लिटरेसी। जनता को आप साक्षर बनाते हैं उस नीति के प्रति, और इसके कारण गलत फहमियां फैलाने वाली ताकतें पीछे छूट जाती हैं। उस डेमोक्रेटिक लिटरेसी यानी लोकतांत्रिक साक्षरता के कारण वह जो नीति बनती है वह नीति एक सार्थक नीति के रूप में आती है, और विधायकों को, सांसदों को भी अवसर मिलता है कि उस नीति की विसंगतियों को जनता किस तरह से देख रही है, उसकी प्रकृति को कैसे मूल्यांकन कर रही है। इसलिए आज का यह जो कॉमनवेल्थ का अधिवेशन है जिसमें स्पीकर्स आते विभिन्न विधानमंडलों के, खासकर नॉर्थ ईस्ट के थे, यह कहकर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के भी विधानमंडलों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो विधानमंडल हैं उनकी विकास में जो भूमिका है, इस पर खास तौर पर जोर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने दिया है। लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब हम बात विधानमंडलों की करते हैं और जनमत की बात होती है, तो जनमत को नीति में बदलने में विधानमंडल किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए या निभा सकते हैं? मैं बात वहीं से शुरू करता हूं जहां राकेश जी ने छोड़ी थी। जी, डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत पहलू होता है उसका पार्टिसिपेशन। लोग, ये सरकार तो अंततः कार्यपालिका ही चलाती है, उसको ब्यूरोक्रेसी रन करती है, लेकिन विधायिका के जरिए आप उसमें जन भागीदारी करते हैं। और जन भागीदारी का अर्थ ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी जो मांग हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी झलक, उसका प्रतिबिंब सरकार के कार्यों में दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा? जो आपके चुने हुए विधायक हैं उनके जरिए जब वो विधानसभा में अपनी बात रखेंगे तो वो लोगों की बात रखेंगे। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत पहलू है। मैं इस खास जो सम्मेलन हुआ उसके पहलुओं पर भी जाना चाहता हूँ। वो पहला ये कि इसका जो वेन्यू है, जो चुना हुआ वेन्यू, इसकी जो टाइमिंग है और इसका जो थीम है, वो तीनों एक दूसरे को अलाइन करते हैं। और मैं इसको बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। कोहिमा वो जगह है जो 1944 में बैटल ऑफ कोहिमा से हम याद करते हैं उसको, और बैटल ऑफ कोहिमा कॉलोनियल फोर्सेस के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी एक द्योतक है। तो ये कॉमनवेल्थ की जो कॉमन हेरिटेज है और उसका बैटल ग्राउंड से डेमोक्रेटिक पाथ तक जो ले जाने का रास्ता है, वो एक वेन्यू बहुत अच्छा संदेश देता है। जी। दूसरा इसका टाइमिंग है इसका, वो जब भारत एक्ट ईस्ट की तरफ पुश कर रहा है। हम लोग इसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, जहाँ से पूरे ईस्ट की तरफ हमारा रास्ता खुलता है। पहले ये लुक ईस्ट हुआ करता था सिर्फ, अब सरकार इसको एक्ट ईस्ट बोलती है। तो विकास का ये रास्ता ईस्ट की तरफ जाता है और ईस्ट को भारत के दिल से जोड़ता है। जी। और तीसरा है इसका थीम, जो पीपल, प्रोग्रेस, पॉलिसी, इन तीनों के ब्रिज में, अगर तीनों के बीच में कोई पुल बनाता है तो वो हमारा लेजिस्लेचर है, और ये इन तीनों को जोड़ देता है। तो जो हमारी लोगों की आकांक्षाएं हैं वो विकास के रास्ते पर एक तरह से हाईवे पर दौड़ने लगती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब बात नीति, प्रगति और नागरिक की होती है और विधानमंडलों की भूमिका की, तो क्या सिर्फ विधानमंडलों का काम कानून बनाना ही है, या वो कानून किस तरह क्रियान्वित हो रहा है, जनता की किस तरह भागीदारी हो रही है, ये भी सुनिश्चित करना है? एक बड़ा मुद्दा है ये। देखिए, प्रकारांतर में डेमोक्रेसी में कुछ न्यूनताएं आई हैं। वो न्यूनता को मैं एक उदाहरण से प्रस्तुत करूंगा। मान लीजिए श्रम के ऊपर कोई कानून बन रहा है। अब श्रमिकों को बाद में पता चलता है कि यह कानून उनके लिए बना, कानून के प्रावधान क्या है। यदि वह कानून उन समूहों के बीच जाए और कानूनों पर बहस हो कि यह विधेयक है और विधेयक पर उनकी राय ली जानी चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने सामान्य लोगों से राय मांगी, एक वेबसाइट जारी कर दिया गया। तो नई शिक्षा नीति के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को। नई शिक्षा नीति जाते ही हर दूसरा आदमी ने एक सुझाव दिया। तो यह जो प्रक्रिया है जो नई शिक्षा नीति में सरकार ने किया, यदि सभी कानूनों में हर कानून के कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं और जिन कानूनों का खास करके संबंध सामान्य लोगों से होता है, उस पर सामान्य बहस होना। एक जब सामान्य बहस होकर कानून बनती है
तो एक लार्जर डेमोक्रेसी फॉर्म होता है, एक्सटेंडेड डेमोक्रेसी उसको कहते हैं, जो विधानमंडल के इतर लोकतंत्र का पार्टिसिपेट। दूसरा जो आपने क्रियान्वयन की बात कही कि साधारणतः जब उसका क्रियान्वयन पर जाता है तो हम पूर्ण रूप से नौकरशाही पे छोड़ देते हैं, और नौकरशाही के अपने तरीके होते हैं। पूरी दुनिया में नौकरशाही के वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी के अपने तरीके होते हैं। उस नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए जो 14 के बाद, हालांकि मनोज जी मैं कह रहा हूं कि मैं स्वयं संसद में था, प्रधानमंत्री जी जब भी सांसदों को एड्रेस करते थे तो 3 बातें वो कहते थे। पहला कि स्थानीय ब्यूरोक्रेसी से आप संबंध बनाइए, लड़ना नहीं, कन्फ्रंटेशन है, संबंध बनाना, संबंध बनाकर नीतियों को क्रियान्वित करना। दूसरा, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, मान लीजिए सरकार ने जनधन योजना दी, अब एक सांसद जाकर क्षेत्र में जा रहा है, जनधन योजना कितनी लागू हो रही है, कितने लोगों ने आया, तो यह जब सांसदों को, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सड़कों पर क्रियान्वयन पर होती है तो नौकरशाही में भी गुणात्मक परिवर्तन होता है जी। जो स्टील फ्रेम है, वो स्टील फ्रेम तो रहता है लेकिन वो मुलायम भी बनता है, अन्यथा वह एक लॉर्ड की तरह रहता है। जैसे जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको वहाँ के स्थानीय लोग किसी से भी अधिक शक्तिमान मानते हैं, लेकिन यदि सांसद और विधायक ईमानदारी से जनता की इस मांगों को लेकर जाता है और उसमें जुड़ा रहता है तो मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी प्रतिबद्धता बढ़ती है, और जो न्यूनताएं हम बोलते नहीं हैं, जो न्यूनताएं रहती हैं, उन न्यूनताओं में अपने आप क्षरण होता है। जी बिल्कुल। मुकेश जी, जनप्रतिनिधियों की बात राकेश जी ने की, जाहिर सी बात है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जनप्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नीति निर्माण में नागरिकों की आवाज़ सार्थक रूप से शामिल हो। इसका क्या आशय है? आप लोकसभा संसद लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से आपका संवाद रहता है, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कानून बनाना तो विधायिका का सबसे बड़ा दायित्व है ही, लेकिन ये वाला आखिरी फिल्टर होता है। पहले जो सरकार नीचे महसूस करती है, कानून तो पुराने भी हैं लेकिन उसको बनाने की आवश्यकता पड़ती है नए समय के हिसाब से, नए चलन के हिसाब से, नई ज़रूरतों के हिसाब से। उसका बहुत बड़ा मंथन कानून विधेयक बनने से पहले ही नीचे तय होता है। उसमें विधेयक पार्लियामेंट के स्तर पर, उनकी मिनिस्ट्री के स्तर पर लोगों तक पहुंचता है, उसका ड्राफ्ट पहुंचता है, उस ड्राफ्ट के हिसाब से हम लोग चेंजेस करते हैं, ब्यूरोक्रेसी चेंजेस करती है। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है, कैबिनेट किसी राज्य की पास कर देती है, केंद्र की पास कर देती है, तो उसमें आखिरी भूमिका और आखिरी फिल्टर हमारी विधायिका का होता है। तो जन आकांक्षाओं के हिसाब से, नई ज़रूरतों के हिसाब से वो कानून बने, और सिर्फ कानून ही बनने की प्रक्रिया नहीं है। यदि नीचे कुछ ऐसा समस्याएं पैदा हो गई हैं, लोगों के भीतर कुछ उबाल आ गया है, तो विधायिका या संसद या विधानसभाएं हमारी एक अच्छे प्रेशर कुकर के रूप में उसको परिलक्षित करती हैं। जैसे कि अगर लोगों में गुस्सा है किसी बात को, तो वो विधानसभा के पटल पर दिखाई देता है या संसद के पटल पर दिखाई देता है। वो गुस्सा जो सड़कों पर लोगों के रोष में बदलता, वो विधायकों के जरिए एक सीटी बनकर बहुत आसान कर देता है हमारे लोकतंत्र को। मैं इसको बहुत बड़ी भूमिका देखता हूं इस रूप में। जी राकेश जी, लेकिन विधानमंडलों का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हो और गर्मा बनी रहे, इस बात पे भी लोकसभा अध्यक्ष जी ने जोर दिया है और कहा है कि विधानमंडलों की गर्मा बनी रहनी चाहिए। और जब बात हम नॉर्थ ईस्ट की करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्थ ईस्ट की सरकारों का इतिहास रहा है, ऐसे उस संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, विधानमंडलों की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं पूर्वोत्तर के संदर्भ में? देखिए, ओम बिरला जी ने जो लोकसभा और राज्यसभा या विधानमंडलों के संचालन की बात कही है, वो उनका एक दर्द भी छलका है इसमें। स्वयं लोकसभा के स्पीकर के रूप में जो उन्हें अनुभव हुआ जी, वह अनुभव लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए कि डेमोक्रेसी में का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है तथ्य और तर्क, और तीसरा जो पक्ष होता है धैर्य, और चौथा पक्ष होता है सहिष्णुता। इन 4 चक्कों पे विमर्श चलता है। यदि आप में धैर्य नहीं है सुनने की, और अपने से प्रतिकूल बातों को सहने की धैर्य नहीं है, तो आप लोकतांत्रिक नहीं हैं। कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट जो ओम बिरला जी आज कह रहे हैं, तो बहुत दूर जाने की बात नहीं है। संविधान सभा जिसने संविधान बनाया उसके डिबेट को देख लीजिए जी। अब उस डिबेट में एक सदस्य एचवी कामत यह कहते हैं कि भगवान का नाम जोड़ दो प्रेम्बल में, दूसरे सदस्य कहते भगवान का नाम नहीं जोड़ेंगे, एक कहते गांधी का नाम जोड़ो, एक कहते नहीं जोड़ो। दोनों पे बहस हुई, दोनों पे तथ्य तर्क दिए गए और वोटिंग हुई। भगवान का नाम जुड़े
इसके लिए 41 लोगों ने वोट दिया, नहीं जुड़े 68 लोगों ने वोट दिया। राजेंद्र प्रसाद जी की रूलिंग बहुत अच्छी है, वो गांधीवादी थे, कहते नीदर गॉड नॉर गांधी, ना भगवान ना गांधी, संविधान सभा दोनों से मुक्त है। अब बताइए, संविधान सभा में पूर्णिमा बनर्जी और एच.बी. कामत एक दूसरे के सामने थे। पूर्णिमा बनर्जी कहती है आप भगवान पे हमको अब वोट करवाएंगे, एच.बी. कामत कहते हैं अंडर द सन, इन डेमोक्रेसी एवरीथिंग कैन बी डिस्कस अंडर द सन। लोकतंत्र में सूर्य के छाया में जो कुछ भी है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ओम बिरला जी का एम्फेसिस इसी बात पर है कि आपको सरकार का विरोध करना है, अब कीजिए, लेकिन तथ्य और तर्क के साथ कीजिए। संसद में आकर या विधानमंडलों में आकर माइक तोड़ना, टेबल पर उछलना, कागज फेंकना, तो और हाथापाई की न बताना, मार्शल के द्वारा उठा, देखिए एक विशेष पर कभी कभी अपवाद होता है, लेकिन अब बात सामान्यकरण हो गया। इसलिए ओम बिरला जी का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर के संदर्भ में जो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर में सरकारों में स्थिरता और अस्थिरता का दौर चलता है जी। इस स्थिरता अस्थिरता के दौर में ओम बिरला जी ने कहा कि आप भागीदारी बढ़ाइए और एक मिशन के रूप में कीजिए। सदन एक मिशन है, एक बार जीत कर आ गए तो पक्ष विपक्ष सदन बनता है, वो मिशन के रूप में विकास की प्रक्रिया से जोड़िए। उनका जोड़ पूर्वोत्तर के लिए विकास की प्रक्रिया से था। जी बिल्कुल, पूर्वोत्तर के बारे में आपसे और भी जानना चाहूंगा, लेकिन आइए सुनते हैं राज्यसभा में उपसभापति हरवंश जी ने क्या कहा इस मुद्दे पर। Speaking to entrepreneurs, farmers, common people, because as we go along our economy is transforming. The jobs that we have today will evolve tomorrow. This is the dynamics of change and fact of life. Therefore, while legislature sets the stage for laws and policies, as elected representatives, it is our responsibility in managing the socio-economic transition. Honorable Deputy Speaker of Sikkim also showed us how Sikkim has transformed into a modern economy and yet preserving the sustainable practices, particularly in agriculture, by becoming the first fully organic state in 2016. And to this process, it has contributed significantly to India's sustainable development goals. With a commitment to spend 10% of the union budget in the region, a lot of new projects are being sanctioned in recent years. The Ministry of Donor has supported 126 externally aided projects worth 1.35 lakh crore from 2017 to August 2023, and Department of Economic Affairs has recommended 124 projects worth 1.26 lakh crores for external funding during the last decade. To ensure that the intent is implemented in practice, the state government and legislatures too have a key role to play. Legislatures must ensure that there is accountability and monitoring of the execution on the ground. जाहिर सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने पूर्वोत्तर के विकास का खासतौर पर उल्लेख किया। जाहिर सी बात है, जब विधानमंडलों की बात होती है, नीति की बात होती है, कानून की बात होती है, तो विकास की बात होती है। लेकिन जब व्यापक विकास केवल सक्रिय जन भागीदारी से ही संभव है, पूर्वोत्तर के विकास की बात है। आपने राकेश जी मेघालय में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में गांव के विकास के लिए आदर्श गांव की दृष्टि से कुछ पहल की आपने। जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो खासतौर से गांव की मैं बात करूंगा, पूर्वोत्तर की बात करूंगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये मुद्दा? देखिए, पूर्वोत्तर में खासकर मेघालय का मेरा जो अनुभव है कि मैंने वहाँ कोंगथोंग, मोमांग, मशहूर, सडर, ये ईस्ट खासी हिल्स में हैं, 4 गांव गोद लिया, जिसमें कोंगथोंग व्हिस्लिंग विलेज है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक ट्यून वहाँ के ग्रामीण ने तैयार किया था, जिसमें माँ अपने बच्चे को एक खास ट्यून तैयार करती है और ट्यून के आधार पर ही बुलाती है। जैसे मान लीजिए एक ट्यून है कुकू, तो इसका मतलब है कि ये उसका नाम हो गया। इसका इरोजन डिक्लाइन हो रहा था। दुनिया में 2 ही देश हैं, कॉस्कोव है टर्की में, या कोंगथोंग है मेघालय में। खैर ये अलग बात है, लेकिन जो मेरा अनुभव है वहाँ का कि 2014 के बाद से बड़े प्रामाणिक रूप से विकास हुआ है। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ जी। रेल में 62,000 करोड़ रुपया सरकार ने 2014 के से 25 तक में दिया है। 11 साल में 62,000 करोड़ दिया है।
अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सारंग बैरवी सारंग रेल लाइन का उद्घाटन किया है, और उस मिजोरम में इसमें 51 किलोमीटर के लिए 8,000 करोड़ रुपया लगा है। वो ध्रुव क्षेत्र है, पहाड़ी है, जंगल है, घाटी है, उसमें से रेल लाइन निकालना, उस रेल को राजमार्ग से जोड़ देना, 8,000 करोड़। अभी मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने 7,300 करोड़ का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। 16,000 किलोमीटर का रोड नॉर्थ ईस्ट में बना है। तो रेल, वायु सेवा और ये सड़क परिवहन, इन तीनों क्षेत्रों में पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ है। वो एक उपेक्षित था, लोग भी मान के चलते थे कि वे भारत के से की उपेक्षा के शिकार हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के किसी क्षेत्र में चले जाइए, विकास ने मुख्य धारा में उन्हें लाने का काम किया है, ये है। लेकिन एक जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया, कि नॉर्थ ईस्ट के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शोषण है और विकास की प्रक्रिया धीमी है जी। जैसे मान लीजिए पान का पत्ता या झाड़ू बनाना, तो एक ट्राइबल झाड़ू बनाता है और 8 रुपये में बिकता है, जो शहरों में 90 रुपये में बिकता है। शहद बनाते हैं, वो सस्ता बेचते हैं, तो सहकारिता के द्वारा। और जो ओम बिरला जी और अभी हरिवंश जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि जब वहाँ पहुँचेंगे, जैसे मैं सोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता था, वो पता सोरा, जब मैं वहाँ जाता था तो स्वाभाविक रूप से विधायक आ जाते थे, वहाँ के सांसद से बात होती थी। तो मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रिया को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जब हम करते हैं उस वक्त वहाँ क्षेत्र में, तो वो तेज होती है, जन भागीदारी बढ़ती है और टकराव कम होता है जी। मुकेश जी, सच्ची प्रगति तभी होती है जब नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष ढंग से शामिल हों। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी एक बड़ा मुद्दा रही है और भारत लोकतंत्र की जननी है। जोर भी इस बात पे रहता है कि जन भागीदारी रहे, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहे। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं जब हम विकास की बात करते हैं? देखिए, जन भागीदारी जो शब्द है बहुत व्यापक सा शब्द है, लेकिन मैं इसको अगर टुकड़ों में तोड़ दूं तो वो जल्दी समझ में आएगा। और इस सम्मेलन की थीम के जरिए मैं उसको बताना चाहूँगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो ये सम्मेलन हुआ, उसमें सबसे 3 बड़े चैलेंजेस हैं। वो ये कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर ख़तरे में है, एथनिक डाइवर्सिटी जो मॉडर्न चीज़ों का वहाँ पर ऑनस्लॉट हो रहा है वो ख़तरे में है, और ये सारे राज्य एक तरह से बॉर्डर वल्नरेबिलिटीज़ में हैं। चाइना से लगता हुआ इलाका है, हमारा भूटान से लगता है इलाका है, बांग्लादेश से लगी हुई सीमाएं हैं। तो ये पूरा का पूरा ये 3 तरह के डिफरेंट तरह के जो चैलेंज हैं उनका अमलगमेशन होकर हम लोग उसको विधायिका तक ले जाते हैं। तो भले ही इसको आप जन भागीदारी की बड़े व्यापक शब्द में रखें, लेकिन जन भागीदारी का अर्थ ये है कि हम इन सारे चैलेंजेस को विधायिका के जरिए किस तरह से समाधान करें। विधायिका उसकी एक दर्शक बनी ना रह जाए, एक संवाद का ही केंद्र बनी ना रह जाए, उस प्रगति का वाहक बन के वो सामने आए, उसका जो चेंज वो चाहते हैं उसका माध्यम बन के सामने आए। ये है असली जन भागीदारी जी। राकेश जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ पूर्वोत्तर के बारे में खास तौर से, क्योंकि कनेक्टिविटी की बात पर खासा जोर दिया है लोकसभा अध्यक्ष जी ने, जो बुनियादी ढांचा है पूर्वोत्तर का, उसका डेवलपमेंट पे जो पिछले 10 वर्षों में हमने देखा, खास पहल की हैं केंद्र सरकार ने विकास के लिए। विकास के संदर्भ में जब पूर्वोत्तर की बात होती है और सरकारों की भूमिका की बात होती है, राज्य सरकारों की, कहा जाता है लंबे समय तक पूर्वोत्तर विकास की राह देखता रहा कि दिल्ली पैसा भेजेगी और जमीन पे योजनाएं उतरेंगी। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, एक तो पूर्वोत्तर में पैसे के मामले में भ्रष्टाचार बहुत रहा है। और एक बार मैंने एक मुख्यमंत्री से, नाम नहीं लूँगा, जब 1 करोड़ रुपया उन्होंने अलॉट किया तो मैंने हंसते हुए कहा, उनके मंत्रिमंडल के कई लोग बैठे हुए थे, कि आप इंश्योर कीजिए कम से कम 80% 20% खर्च हो जाए। तो उन्होंने कहा, लुक व्हाट इज आवर इमेज। केंद्र सरकार की भागीदारी के कारण और देश में जो एक विकास का माहौल बना और नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर जोड़ना, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को जोड़ने, ये एक चेतना का सूचकांक बढ़ा है जो लगातार केंद्र सरकार ने किया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 सालों में लगभग, एक्चुअल डाटा तो मैं नहीं बता, लेकिन 55 से 56 बार नॉर्थ ईस्ट गए।
जो एवरेज आता है 5 बार पर ईयर, जो कोई प्रधानमंत्री नहीं गए। केंद्रीय गृह मंत्री जी तो 100 से अधिक बार जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का तो ऐसे आना जाना है जैसे दरवाजे से घर पे आना जाना है। इन कारणों से जन भागीदारी, जन चेतना और वहाँ की मीडिया में जो आया, उसके कारण से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है और विकास के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता बढ़ी है। एक और हुआ, जैसे मिजोरम में विकास हो रहा है तो मणिपुर में प्रतिबद्धता बढ़ी है, मणिपुर में हो रहा है तो इसका मेघालय पर असर है। तो सभी राज्यों में एक संदेश गया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अपने राज्य के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो इसके और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को शेष भारत में जो उनके साथ थोड़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, पिछले 10 साल से आप सुन रहे हैं, इस तरह की कोई घटना नहीं आती है। इन बातों ने नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत के बीच जो एक मानसिक अंतर था जो पैदा कर दिया गया था, और उसके लिए बहुत हद तक केंद्र सरकार पहले जिम्मेदार होती थी, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ LTC यानी कर्मचारियों के घूमने के लिए वो एक जगह बन गया था। LTC लेंगे तो आपको ये सुविधाएं मिलेगी। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को विकास के पैमाने पर लाकर एक मुख्य धारा में जोड़ने का बड़ा काम किया है। जी मुकेश जी, दिल्ली से दूर नागालैंड में CPA का सम्मेलन क्या संदेश देता है? जब अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की मैं बात करूं, छोटे राज्य हैं, विकास की अपार संभावनाएं हैं, जब एक साथ बैठते हैं विधानमंडल के सदस्य और उनके अध्यक्ष, तो क्या एक भाव जो निकल के आता है विकास का, एकजुटता का, लोकतंत्र के प्रति भागीदारी का, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राकेश जी ने इतनी योजनाएं जो रेलवे की गिनाई, कितने प्रोजेक्ट हमने पैदा किए, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक नहीं, अब तो आज प्रधानमंत्री भूटान में, हम बता दूं कि भूटान तक हम लोग रेलवे 2 लाइन पहुंच गई, और कनेक्टिविटी के इतने बड़े सेतु, इतने बड़े प्रोजेक्ट बन गए। इंडियन एयरफोर्स के मेरे को एक अधिकारी ने बताया था कि विजयनगर एक ऐसी जगह है जहां पर लिखा हुआ शब्द माचिस की डिब्बी पर ही पहुंचा था, उस जगह हमने आज सुखोई उतार दिया था जी। ऐसी जगह की कनेक्टिविटी वास्तव में सुधरी है, लेकिन एक आत्मीय कनेक्टिविटी नाम की चीज़ होती है जी। एक ऐसी कनेक्टिविटी जिसमें लोगों का जुड़ाव महसूस हो। ये जो वहाँ पर सम्मेलन हुआ कॉमनवेल्थ का, ये आत्मीय कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा सेतु बना है कि भारत का जो लोकसभा स्पीकर है, भारत का जो राज्यसभा में उपसभापति है, वो उनके बीच जाता है, वो उनके पीठासीन अधिकारियों से बात करता है। जाहिर सी बात है, नागालैंड के कोहिमा में लोकतंत्र पे बात होती है, लोकतंत्र की भागीदारी पे बात होती है, पूर्वोत्तर के विकास के मुद्दे पर भागीदारी होती है, और ये सब कुछ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की उस अध्यक्षता में होता है। जाहिर सी बात है, नागरिकों की भागीदारी विधायिका नीति निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। राकेश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।